नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की, जो एक ऐसे जहाज की तरह है जो एक बहुत ही अशांत तूफानी समंदर से गुजर रहा है। तो चलिए आज पता लगाते हैं कि ये जहाज इन तूफानी लहरों का सामना आखिर कर कैसे रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, एक ऐसी दुनिया जहां बड़ी-बड़ी अर्थव्यवस्थाएं डगमगा रही हैं, वहां भारत अपनी स्थिरता बनाए रखने में कैसे कामयाब हो रहा है? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें सबसे पहले उस ग्लोबल तूफान को समझना होगा जिसमें भारत का जहाज आगे बढ़ रहा है। तो चलिए पहले इन अशांत सागरों पर एक नजर डालते हैं। ये जो तस्वीर है, ये ग्लोबल अनिश्चितता की पूरी कहानी बताती है। देखिए, एक तरफ तो अमेरिका में एआई की वजह से जबरदस्त ग्रोथ हो रही है, लेकिन ठीक उसी समय दुनिया के दूसरे हिस्सों में टैरिफ और प्रोटेक्शनिज्म की दीवारें खड़ी हो रही हैं। ये दोनों बिल्कुल उल्टी ताकतें हैं जो मिलकर एक बहुत ही चैलेंजिंग माहौल बना रही हैं। तो मोटे तौर पर देखें तो 4 बड़ी वजहें हैं जो इस ग्लोबल अस्थिरता को हवा दे रही हैं। अलग अलग देशों के सेंट्रल बैंक अपनी अपनी राह पर चल रहे हैं, जिससे विदेशी निवेश में भारी गिरावट आई है। और हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प और नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है, इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट का उदय। तो ये इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट आखिर है क्या? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये अपने जियोपॉलिटिकल मकसदों को पूरा करने के लिए आर्थिक हथियारों का इस्तेमाल करना है, जैसे कि टैरिफ लगाना या किसी चीज़ के एक्सपोर्ट पर बैन लगा देना। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो चलिए अब इस ग्लोबल तूफान से हटकर जरा अपने भारतीय जहाज पर आते हैं और उन घरेलू ताकतों और नीतियों को समझते हैं जो इसे मजबूती से खड़ा रखे हुए हैं। तो भारत की स्थिरता की नींव में ये 4 मजबूत पिलर हैं। सबसे पहला, हमारी अपनी घरेलू मांग। दूसरा, सरकारी और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर से बढ़ता हुआ निवेश। तीसरा, हमारा नेट एक्सपोर्ट, जो खासकर सर्विसेज सेक्टर की वजह से बढ़ रहा है। और आखिर में सरकार का राजकोषीय अनुशासन, जो बाजार में एक भरोसा पैदा कर रहा है। चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और पॉलिसी के इंजन रूम में झांक कर देखते हैं कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है। शुरुआत करते हैं सेंट्रल बैंक के कदमों से, यानी मॉनेटरी पॉलिसी से। समझिए, ये एक चेन रिएक्शन जैसा है। जब सेंट्रल बैंक रेपो रेट जैसी जरूरी दरों को कम करता है तो सिस्टम में पैसा बढ़ जाता है, मतलब लिक्विडिटी बढ़ जाती है। इससे बैंकों के लिए और आम लोगों के लिए, सबके लिए कर्ज लेना सस्ता हो जाता है, जिससे खर्च और निवेश दोनों को बढ़ावा मिलता है। अच्छा, तो ये तो हुई इंजन रूम की एक साइड की बात। अब चलते हैं दूसरी तरफ, जहां सरकार की सीधी नीतियां यानी फिस्कल पॉलिसी काम करती है। सरकार एक रास्ते पर चल रही है जिसे कहते हैं राजकोषीय समेकन पथ। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि सरकार अपने खर्चों और उधार को बहुत जिम्मेदारी से मैनेज कर रही है, ताकि अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत बनी रहे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि देखिए, हर जहाज में कहीं ना कहीं कुछ लीकेजेस, कुछ दरारें तो होती ही हैं। तो एक पूरी और सच्ची तस्वीर के लिए हमें कहानी का दूसरा पहलू भी देखना होगा, वो अंदरूनी चुनौतियां जो अब भी मौजूद हैं। और यहीं पर मामला असल में दिलचस्प हो जाता है। एक तरफ है एक गोल्डीलॉक्स व्यू, मतलब सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक, हाई ग्रोथ और कम महंगाई। लेकिन जब हम जरा और करीब से देखते हैं तो जमीनी हकीकत थोड़ी अलग है। नॉमिनल ग्रोथ कमजोर है और सबसे बड़ी चिंता लोगों की तरफ से डिमांड में कमी। और इस एक लाइन में शायद सबसे बड़ी चुनौती छिपी है। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद निजी क्षेत्र ने नेतृत्व नहीं किया। इसका सीधा सा मतलब यह है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में वो तेजी नहीं आई जिसकी उम्मीद की जा रही थी। तो असल में कौन सी वो बड़ी मुश्किलें हैं जो सामने खड़ी हैं? मजबूत कंज्यूमर डिमांड की कमी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का अभी भी महामारी से पहले के लेवल से नीचे होना, बेरोजगारी की चुनौती और एक्सचेंज रेट के खतरे की वजह से विदेशी निवेश के बाहर जाने का डर। तो सवाल यह है कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार की आगे की स्ट्रैटेजी क्या है? चलिए अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, सरकार के पास खर्च करने के लिए कोई अनलिमिटेड खजाना तो है नहीं। इसी वजह से अपनी खर्च करने की प्राथमिकताओं में सरकार को एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक बदलाव करना पड़ रहा है। और ये जो बदलाव है वो इस चार्ट में एकदम साफ नजर आता है। देखिए, सरकार अपना फोकस रोजमर्रा के खर्चों यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से हटाकर भविष्य के लिए एसेट बनाने पर लगा रही है, जैसे कि सड़कें, पोर्ट्स और फैक्ट्रियां यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये भविष्य के विकास के लिए एक बहुत बड़ा दाव है।
हाँ, लेकिन इस तरह का बड़ा बदलाव बिना किसी समझौते के तो हो नहीं सकता। जैसा कि ये डेटा टेबल दिखा रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने के लिए दूसरी जगहों पर खर्च में कटौती करनी पड़ती है। ये राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने के लिए एक जरूरी बैलेंस है। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? फोकस अब पूरी तरह से सप्लाई साइड पर है। इसका मतलब है उत्पादन की क्षमता को बढ़ाना, जैसे मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देना, छोटे और मंझले उद्योगों यानी एमएसएमईज को सपोर्ट करना और टियर 2 और टियर 3 शहरों को डेवलप करना। और इस स्ट्रैटेजी के पीछे एक बहुत सोची समझी वजह है। असल में सरकार अर्थव्यवस्था के उन हिस्सों को ठीक करने पर ध्यान दे रही है जो पिछले बड़े झटकों जैसे कि महामारी और सप्लाई चेन की रुकावटों से सबसे बुरी तरह प्रभावित हुए थे। तो आखिर में ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है, क्या सिर्फ सप्लाई बढ़ाने पर यानी उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर ध्यान देना काफ़ी है, जबकि डिमांड साइड यानी खरीदार अभी भी कमज़ोर हैं? मतलब अगर आप फैक्ट्रियां और सड़कें बनाते जाएं लेकिन खरीदने वाला ही ना हो तो क्या होगा? ये रणनीति अर्थव्यवस्था में नई जान फूंक पाएगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।